75 साल पूरे होने के संदर्भ में क्या हमने मुल्क बना दिया है, क्या मुल्क को हमने संवार दिया है, किन हालात में ये देश हमें मिला था और इस देश को अब हमने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से किस मुकाम पर पहुंचा दिया है। लेकिन जब भी ये अवसर आता है, साथ में दहशत आ जाती है, डर आ जाता है, आशंका आ जाती है। और ये डर, ये दहशत, ये आशंका इस बात की होती है कि कहीं कोई आतंकी वारदात ना हो जाए, कहीं कोई हिंसक घटना घटित ना हो जाए। अचानक सड़कों पर पुलिस जवानों की तादाद बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा जो आशंका रहती है वो रहती है कश्मीर के संदर्भ में। कश्मीर के संदर्भ में 3 साल पहले एक संकल्प के तहत धारा 370 के तमाम प्रावधानों को हटाया गया और देश को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि अब कश्मीर में आतंक इतिहास की बात होने जा रही है। 3 साल से हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इस घाटी से आतंक इतिहास के पन्नों में ही पढ़ने लायक रह जाएगा। पर आतंकी हैं कि मानते नहीं और समस्या है कि हमारी खत्म होती नहीं। आज भी ऐसा ही हुआ। आज भी शोपिया इलाके के अंतर्गत आतंकियों ने हमला किया और चुनकर 2 कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। ये कश्मीरी पंडित कोई बहुत समृद्ध लोग नहीं थे, सेब के बागान में काम कर रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया। 2 सगे भाइयों के संदर्भ में ये निशाना लगा। एक भाई की मौत हो चुकी है, दूसरा जिंदगी और मौत के संदर्भ में संघर्ष कर रहा है। ये लगातार सिलसिला चल रहा है। सरकार का दावा था कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाएंगे। वहाँ पर जो लोग रह गए हैं उनकी भी जान के लाले पड़ गए हैं। आशंका दिमाग में आने लगी है कि कहीं वापस घाटी 90 के दौर में तो नहीं पहुँच रही है। तो इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये आतंकी हमले कैसे हो जा रहे हैं, कैसे कश्मीरी पंडित अभी भी अपनी जान के खतरे के साथ घाटी में बने हुए हैं। और साथ ही समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि सरकार के नेक इरादों के बावजूद भी वह इरादे सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ ताजिम डार जी हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी के। हमारे साथ अभिनव शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश भान जी भी हमारे साथ में हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिनव शर्मा जी से करता हूं और अभिनव शर्मा जी से समझना चाहता हूं, कितनी शर्मिंदगी का एहसास है, कितने अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हैं अभिनव जी। एक मजबूत सरकार, एक मजबूत प्रबंधन, 3 हिस्सों में राज्य का विभाजन, केंद्र का सीधा नियंत्रण, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर पूरी तैयारी, इसके बावजूद भी इतनी लाचारी, क्या कहते हैं अभिनव जी? देखिए ऐसा है, जी जो इंसिडेंट्स हुए हैं जी रिसेंट, जी इसकी निंदा तो कड़े शब्दों में करनी पड़ती है, करेंगे भी और करते रहेंगे अगर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो। जी लेकिन जी देखिए इसके पीछे की आप हिस्ट्री और बैकग्राउंड में आपको जाना जरूरी है। जरूर। आतंकवाद मिलिटेंसी की शुरुआत जो है वो 89 एंडिंग या 90 बिगिनिंग में हुई थी। जी फिर ये बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पे भी आया, राइट। जी लेकिन अभी मैं आपको एक बात कहूं जी कि अब जो उग्रवादी हैं या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी ये अब सिर्फ कंसंट्रेट कर रही हैं सिर्फ टारगेट और सिलेक्टिव किलिंग्स पे, जी सॉफ्ट किलिंग्स पे। जी ये क्या दर्शाता है, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये क्या प्रोजेक्ट करता है? जी ये बिल्कुल क्लियरली प्रोजेक्ट करता है, जतलाता है, दर्शाता है कि जो उग्रवादी हैं इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, इनकी कमर टूटी हुई है। ये ना तो आर्मी से, ना बीएसएफ से, ना सीआरपीएफ से, ना जेकेपी से मुकाबला कर सकते हैं। तो अब ये सॉफ्ट टारगेट सिलेक्टिव किलिंग्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जी आप भली भांति जानते हैं, जी जब भी कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई उग्रवादी सिलेक्टिव सॉफ्ट और टारगेट किलिंग्स करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं रही होती कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी से मुकाबला कर पाए। जी और ये रिसेंट जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो जिस पे आप आज चर्चा कर रहे हैं, ये इसके पीछे कारण क्या है? जी देखिए, आप देखिए कश्मीर में 1990 के बाद तिरंगा लेना जो था वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जी तिरंगा लहराना तो छोड़िए, तिरंगा लेना मुश्किल था। जी उधमपुर जम्मू डिवीजन का एक हिस्सा है, वहीं पे आपको अरेस्ट कर लेते थे। जी एक हिंदुस्तानी तिरंगा कश्मीर में लेता था तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता था, उस पे केस रजिस्टर होते थे। अब आपने देखा पूरे कश्मीर में
तिरंगा लहराया है। जी। देखिए, ये सब फ्रस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान की है और उग्रवादियों की है। ये अभिनव जी, मैं शहादत 2 है। मिनट के लिए आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपने बचाव में दलील देना चाहिए। सॉफ्ट टारगेट लगा रहे हैं, बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अब बचे कितने सॉफ्ट टारगेट जो सामूहिक कत्लेआम करें? 90 में भी तो यही कर रहे थे, तो आप सरकार की असफलता बताते थे, सरकार की नाकामी बताते थे। उस समय कश्मीरी पंडितों की संख्या बहुतायत में थी, चुन चुनकर उन्हें मारा जाता था। आपने कश्मीर फाइल्स पूरे देश में दिखवा के बताने की कोशिश की। देखिए किस तरीके का जुल्म उस समय पर हुआ, वहां की सरकार क्या कर रही थी। अब कश्मीरी पंडित गिने चुने हैं। आपने वादा किया था, आपने दावा भी किया था कि हमारे हिस्से में सत्ता दो, हम पे भरोसा करो, ये कश्मीर घाटी में सारे कश्मीर पंडित वापस बसाए जाएंगे। उनके बसने की तो छोड़िए, जो हैं उनकी भी जान के लाले पड़े हुए हैं। आप उन्हें सुरक्षा दे पाने में नाकाम रह रहे हैं। 3 साल गुजर जाने के बाद आप चुनाव करा पाने में नाकाम हैं, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा कर पाने में नाकाम है। क्या अपनी इस नाकामी के लिए, अपनी लाचारी के लिए कुछ कहने के लिए है अभिनव जी आपके पास? देखिए, कहना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप 90 के हालात, 90 के सर्कमस्टांसिस को आप अगर आज के सर्कमस्टांसिस से कंपेयर करते हैं जी। तो 90 में क्या हुआ था ये भली भांति लोग जानते हैं। 3-4 हजार कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई थी। जी। राइट। जी। अब ये सुनिए मेरी बात एक मिनट। मैं पीडीपी के प्रवक्ता को जरा, जब इनकी टर्न आएगी ये मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, मुझे अटैक कर सकते हैं, मुझे काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। जी। मैं ये कह रहा हूं सिलेक्टिव किलिंग्स का मतलब क्या होता है, टारगेट किलिंग्स का मतलब क्या होता है। जी। 90 से लेके 2012, 13 तक, 14 तक, इवन की 15 तक हमारे आर्मी के जवान, हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ को फ्री हैंड नहीं था। जी। अब आपकी सरकार ने उनको फ्री हैंड दिया है, इसलिए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस या उग्रवादी उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे जी। और वो सिलेक्टिव सॉफ्ट और टारगेट किलिंग्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है। तो फिर जाके मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, माफ करना अभिनव जी, क्या आप जब ये महसूस कर रहे हैं तो आह्वान करते हैं कि सारे कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दें? अभी हम इन्हें सुरक्षा दे पाने में सक्षम नहीं है, अभी इनके जान माल की हिफाजत नहीं की जा सकती है। आप अपनी जान जोखिम में डाल के अगर घाटी में रहना चाहते हो तो रहो, बाकी अभी हमारा मामला जो है पूरी तरह से निपटा नहीं है, अभी सब घाटी से बाहर रहो। क्यों भेजना चाहते हो आप घाटी में जब आप सुरक्षा दे नहीं सकते, जब आप मानते हो कि सॉफ्ट टारगेट है? क्यों आपने ऐसा जोखिम का काम किया? क्यों आपने अभियान चलाकर लोगों को भर्ती के संदर्भ में अभियान चलाया? जब तक कुछ कश्मीरी लीडर्स 370 और 35A की एब्रोगेशन में जी। अंडर हाउस अरेस्ट थे, तब तक माहौल बिल्कुल ठीक था। लेकिन चूंकि इनको कश्मीर में स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी जम्मू कश्मीर में इनको सूट करती है, इसलिए मैं यहां तक कहूंगा कि कश्मीर के कुछ नेता टैसिट सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, 1, 2 या 3 अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स देके। जैसे महबूबा मुफ्ती ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर 370 और 35 हट गया तो यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। जी। अब चूंकि पूरे कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, लहराया और लहराता रहेगा, ये फ्रस्ट्रेशन जो है तो कुछ अभिनव कश्मीर। शर्मा जी ने अब सारा मामला महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला इनके और मोड़ दिया है। ये जब तक घर के अंदर बंद थे तब तक मामला ठीक था, ये घर से बाहर आए हैं इसलिए माहौल ख़राब हो गया। मेरे पास अभिनव शर्मा जी के लिए भी सवाल है, लेकिन मेरे पास समय सीमित है और मुझे लगता है कि मुझे ताजीम डर के साथ भी न्याय करना है, उनका नज़रिया दर्शकों के बीच में रखना है। तो ताजिम साहब, अभिनव शर्मा जी की दलीलों को आपने सुन लिया, सब कुछ किया धरा आप लोगों का ही है, आप लोगों के कारण से ये सब हो रहा है। बाकी सरकार के स्तर पर तो सब कुछ बढ़िया तरीके से चला जा रहा है और इन आतंकी संगठनों की तो हिम्मत ही नहीं रही अब हमारी फौज से और हमारी पुलिस से लड़ने की। तो ये जो गिने चुने लोग हैं इनको मार मूर के अपना माहौल बनाए हुए हैं और इनको हौसला आप लोग दे रहे हैं। क्या कहते हैं ताजिम जी? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। जी। अभिनव शर्मा जी एक बड़े सीनियर एडवोकेट भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं जी। और मैं बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ इनकी तमाम उन बातों को सिरे से नकारते हुए ये कहूंगा जी। कि इन्होंने बात कही कि सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर ही हो रहा है,
मैं इनकी जानकारी के लिए ये बताऊं कि 14 अगस्त को राजौरी, जहां मैं रहने वाला हूं, जो मेरा जिला है, जी। वहां पे 4 मेरे देश के जवानों को शहीद किया गया है। और वही टेररिस्ट यहाँ आके उन जवानों को उन्होंने अटैक करके शहीद किया जी। और खुद भी जो है वो मर गए। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि 90 के बाद कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। जी। मैं इनकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैं उस घराने से आता हूं जिन लोगों ने मिलिटेंसी फाइट की है और जिन लोगों ने वहां पे रहकर, जिनके बुजुर्गों ने काम किया है और वहां पे झंडे को बुलंद रखने में अपना योगदान निभाया। हिंदुस्तान का झंडा 47 से लेकर लगातार वहां पे हमेशा लहराता रहा है और आज भी वो लहरा रहा है। ये जो एक पूरी की पूरी, और दूसरी इन्होंने बातें कही कि भाई अब जो लीडरशिप है वो बाहर आ गई है। ये जी। तमाम बातें मेरे जो बड़े सीनियर अभिनव शर्मा जी हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि वो ठीक है, किसी जमात के साथ आपका ताल्लुक जरूर है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक किसी ने कहा है कि अपने नेता के गोबर को हलवा साबित करने की कोशिश मत करें। आप लोगों ने इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की हालात तबाह कर दिए हैं। आप लोग एक वक्त पे, आज 4 साल से आप लोग यहाँ इक़्तिदार में हैं। 4 साल में आपने जम्मू कश्मीर के हालात खुद तो आप सुधार नहीं पाए। कभी आप महबूबा जी पे डालते हैं, कभी आप फारूक साहब पे डालते हैं, कभी आप आजाद साहब पे डालते हैं, कभी आप सर्टिफिकेट देना स्टार्ट करते हैं कि ये सब एंटी नेशनल हैं। ये भी आपने एक नई दुकान खोल ली है सर्टिफिकेट इशू करने की। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन तमाम चीजों को बंद कीजिए। आप नाकाम हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को जो एक वाजपेयी जी ने, मुफ्ती साहब ने मिलकर, मनमोहन सिंह साहब ने मिलकर इस जम्मू कश्मीर को एक पटरी पे लाने की एक अच्छी कोशिश की थी। आज वाजपेयी जी को मैं जरूर याद करूंगा कि आज उनका डेथ एनिवर्सरी भी है और जम्मू कश्मीर के लोग उनसे बहुत प्यार भी करते थे और आज जम्मू कश्मीर के लोग उन्हीं को मिस कर रहे हैं। वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की नब्ज पहचानी और अगर आज जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं, वो सिर्फ मौजूदा मरकजी मैं थोड़ा हुकूमत की। आपसे ना इत्तेफाकी रखता हूं ताजिम साहब, और उस पर सवाल करना चाहता हूं। क्या कर लिया था वाजपेयी जी की कोशिशों ने और क्या कर लिया था मुफ्ती साहब की कोशिशों ने? क्या कश्मीर आतंक मुक्त हो गया था? क्या उन लोगों के दौर में कश्मीर में आतंकी घटनाएं नहीं हो रही थी? क्या इस देश के लोग श्रीनगर की यात्रा निश्चिंता के साथ कर पा रहे थे? हम सवाल अभिनव शर्मा जी से इसलिए करते हैं कि उनके दावे थोड़े ज़्यादा बड़े थे। उन्होंने देश को यह बताने की कोशिश की थी कि देखो, कश्मीर में जो कुछ भी है ना, वो धारा 370 के कारण है। ये 370 हटी और आतंकी घटनाएं घटने की संदर्भ में खबरें भी हटी। तो हम उनसे सवाल इसलिए करते हैं कि भाई धारा 370 हट गई पर अभी भी आतंकी घटनाएं होती हैं। लेकिन ये आतंकी घटनाएं उतनी नहीं होती हैं डार साहब जितनी आपके माननीय मुफ्ती साहब के दौर में थी, जितनी आज़ाद साहब के दौर में थी। 2000 से लेकर 2014 के बीच में कश्मीर में कोई लोग लोरी नहीं सुनाया करते थे, कोई जन्नत दिखाई नहीं देती थी, जहन्नुम ही बना हुआ था। तो इसलिए आपसे जानना ये चाहता हूं कि आज अभिनव शर्मा जी ये दलील दे रहे हैं तो गलत क्या दे रहे हैं? क्या आपकी नेता माननीय महबूबा मुफ्ती जी ने नहीं कहा था कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा? इस देश के संदर्भ में ऐसे बयान आपकी सर्वोच्च नेता देंगी तो आपकी इस देश के प्रति निष्ठा, इस देश के प्रति लगाव और इन आतंकी घटनाओं के संदर्भ में वास्तविक खिलाफत संदेह के दायरे में नहीं आएगी। डॉक्टर साहब देखें, इन चीजों को पहले तो आपको एक कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है। इन चीजों को जी। आपने कहा कि पहले हालात पहले कैसे थे। मैं जी। आपके नोटिस में जहन में डालना चाहता हूं कि 2002 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, रियासत जम्मू व कश्मीर में आर पार तजारत शुरू हुई, रास्ते खोले गए, रावलाकोट पुंछ का रास्ता खोला गया, उड़ी मुजफ्फराबाद का रास्ता खोला गया। जब वहां से आना जाना शुरू हुआ, वहां के लोगों को पता चला, जो एक लोगों के जहनों पे अंधेरा था कि यहाँ के हालात क्या हैं, जी। जब आपसी मेल जोल हुआ, वहां से लोग काफी हद तक मिलिटेंसी जो थी वो काफी कंट्रोल में हुई और कंट्रोल में आने के बाद काफी हद तक लोगों को ये जहन क्लियर हुए, जो हमारे उस पार के पाकिस्तान जेर कब्जे में जो लोग रहते थे कश्मीर में, उन लोगों को आके पता चला कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ जी। के लोग कितने ठीक तरीके से रह रहे हैं। वो एक कोशिश थी मुफ्ती साहब की और वाजपेयी साहब की कि रियासत जम्मू कश्मीर में एक तजारत शुरू की जाए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आज के हालात और उस वक्त के हालात, मैं कहता हूं जमीन और आसमान का फर्क है। जी। जितनी टारगेटेड किलिंग और जितनी किलिंग इस वक्त हो रही है, 90s में जरूर जब मिलिटेंसी पनपी स्टार्ट हुई उस वक्त हालात खराब हुए, लेकिन
आहिस्ता आहिस्ता हालात को पटरी पर लाने में जो रियासत जम्मू कश्मीर के लीडरान थे, चाहे उसमें फारूक साहब रहे हों या आजाद साहब रहे हों या मुफ्ती साहब रहे हों या कोई महबूबा जी रही हों या उमर साहब रहे हों, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी कोशिश की और इस कोशिश के दौरान हमारे कितने ही लोग जो थे, पार्टियों के लोग शहीद हुए, मारे गए, गोली का निशाना हुए, वो अनगिनत लोग हैं। आज उन अनगिनत लोगों को लोग हैं। आप तायूम याद डार नहीं साहब अभी भी इस बात पर टिके हुए हैं कि वो दौर ज़्यादा बेहतर था, उस दौर में कश्मीर के हालात बेहतर हुए थे और अभी तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अब ऐसे में मैं फैसले के लिए किसके पास जाऊं? तो मेरे पास एक निष्पक्ष आवाज़ यहाँ मौजूद है, वो है रमेश भांजी के रूप में। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर के हालात को बड़ी नज़दीकी से देखें, उन्हीं से जानने की समझने की कोशिश करता हूँ। कहाँ खड़े हैं डार साहब और डार साहब के दावे? भान साहब। देखिए, ये कश्मीर की बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही है। राइट फ्रॉम 1990 से जी हमेशा ब्लेम गेम रहा है। जी एक दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरे को कहता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कोई समझ नहीं पा रहा, कोई समझना चाहता नहीं। जी ये बात एडमिट करनी, दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों को एडमिट करनी चाहिए। ये कश्मीर में हमने देखा कि जब भी कोई टेररिस्ट मारा जाता, टेररिस्ट लीडर मारा जाता, गवर्नमेंट स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देती है, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने अचीवमेंट कर दिया। सो ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, अगले ही जी दिन टेररिस्ट अटैक हो जाता है। ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, नंबर वन। जी नंबर टू, देखिए, आर्टिकल 370 के बाद डेफिनेटली ये तो होना ही था, दिस वाज एक्सपेक्टेड। इंटेलिजेंस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? इंटेलिजेंस मशीनरी स्ट्रेंथन करनी चाहिए थी। जी ये तो आर्टिकल 370 हटना था, दैट्स जी अ वेरी गुड स्टेप। मैं वो नहीं कह रहा हूं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए थे। इंटेलिजेंस मशीनरी आज भी, देखिए, जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, मेरे पास एक स्टेटमेंट आया था, मैंने वो आपको टीवी पे भी दिखाया था। जी आज भी मेरे पास स्टेटमेंट आया है उसी ऑर्गेनाइजेशन का, भाई टारगेटेड किलिंग्स है भाई, वी आर कमिंग। मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जी वी आर कमिंग फॉर यू, ये आज का स्टेटमेंट है टारगेटेड किलिंग्स के संदर्भ में। जी दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, वो स्टेटमेंट को, एंड वो स्टैम्प्ड स्टेटमेंट है, जी 2 महीने तक गवर्नमेंट ने उसको ट्रैक क्यों नहीं किया? जी और दूसरी बात देखिए, ये नंबर वन। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ये, इट्स अ फैक्ट, पाकिस्तान ये कर रहा है, ये प्रोवोक कर रहा है। पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी रही है। अभी जो हमने देखा है कश्मीर में, एक हाइब्रिड मिलिटेंसी आ गई है। दोनों को शायद पता मालूम नहीं, दोनों प्रवक्ताओं को मालूम है कि नहीं, है पता नहीं, उन्होंने मेंशन क्यों नहीं किया। हाइब्रिड स्टेटमेंट, हाइब्रिड टेररिस्ट जो हैं, वो मेन टेररिस्ट नहीं है। वो क्या करते हैं, जो पत्थर बाजते पहले, जी वो उनके हाथों में जो ड्रोन, पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्रोन से रिवॉल्वर्स लाए गए हैं। अब बहुत सारे रिवॉल्वर्स, इन थाउजेंड्स रिवॉल्वर्स सीज हुए हैं वहां पे। ये रिवॉल्वर्स ड्रोन से आ गए हैं। अच्छा, वही रिवॉल्वर्स हाइब्रिड टेररिस्ट वो टेररिस्ट है जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, गोली मारी, आदमी को मारा और भाग गया। उसके बाद कहां पकड़ेंगे उसको? उसमें इंटेलिजेंस मशीनरी काम करती है। ये इंटेलिजेंस मशीनरी कहां है? जी हाइब्रिड टेररिस्ट को क्यों नहीं पकड़ा अभी? जहां तक मुझे ख्याल है, मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा, 60 के हाइब्रिड टेररिस्ट घूम रहे हैं वहां पे, श्रीनगर सिटी में, जी हाइब्रिड टेररिस्ट। तो उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये सब जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये हाइब्रिड टेररिस्ट ही कर रहे हैं। और टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनको मतलब कश्मीरी पंडितों को वापस, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप 10 दिन के लिए जाइए, 15 दिन के लिए जाइए, आप गले मिलेंगे। लेकिन द मोमेंट उनको लगेगा परमानेंटली सेटल होने के लिए आए, डेमोग्राफिक चेंज, ये आज के टेररिस्ट जो प्रेस रिलीज आया है मेरे पास, जी उसने लिखा है डेमोग्राफिक चेंज। जी जो कोई डेमोग्राफिक चेंज करेगा, उसको हम टारगेट करेंगे। बड़ी ये तो महत्वपूर्ण टिप्पणी है रमेश भांजी की, और इसी पर ही अभिनव शर्मा जी आप पर सवाल है। आपने अधूरी अधूरी तैयारियों के साथ कश्मीरी पंडितों की जिंदगी दांव पर लगा दी, ये आरोप है आपके संदर्भ में। आपने सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए, लेकिन अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाने का शुरू कर दिया। नतीजा है कि अब उन्हें चुन चुनकर मारा जा रहा है और आप केवल तमाशा देख पा रहे हैं या जुबानी तौर पर निंदा कर पा रहे हैं। कश्मीरी संगठन है कश्मीर पंडित संघर्ष समिति KPSS, उसने आज आह्वान किया है सारे कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दें। ये सरकार हमें सुरक्षा दे पाने में नाकाम रही है। क्या कहते हैं आप? अपनी गलती मानते हैं आप कि हाँ, हमारी तैयारी नहीं थी, तैयारी के बगैर हम आपको ले आए
और हमने आपको मरने के लिए छोड़ दिया? देखिए, आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। जी जो हुआ है वो हकीकत है और एक ट्रुथ है। जी लेकिन इसमें इंटेलिजेंस फेलियर कितनी है और कितनी नहीं है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छी तरह जानती हैं। जी लेकिन जो बातें आपने कही, जी मैं आपसे 2 मिनट दूंगा सिर्फ। जरूर। देखिए, डार साहब ने अभी कहा कि मैं अपने नेताओं के गोबर को हलवा नहीं साबित कर सकता। देखिए, जी इनकी महबूबा मुफ्ती जी ने, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? जी उन्होंने ये क्यों कहा कि अगर 370 और 35 से हटा तो यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा? क्या उनकी स्टेटमेंट जो जहर से भरी हुई थी उसको ये गंगा जल या अमृत बना देंगे? उसकी उस स्टेटमेंट्स को ये गंगा जल में मैं अभिनव कन्वर्ट जी कर 2 मिनट देंगे? के लिए आपको रोकना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ में। ये पॉलिटिक्स का खेल बाद में भी खेला जा सकता है। भाई आपको इन पे भरोसा नहीं था, आपको इनकी गतिविधियों को लेकर संदेह था, तो आपने उसके साथ इंतजाम किया था ना, इन सबको बंदी बनाया था ना, हाउस अरेस्ट किया था ना, चाहे फारूक अब्दुल्ला थे, चाहे उमर अब्दुल्ला थे, चाहे महबूबा मुफ्ती थी। जब हालात आपके काबू में नहीं आए तो आपने इन्हें छोड़ा क्यों? आज इस नाकामी के लिए आप इन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, आपसे सवाल नहीं उठेगा? जब आपको इन पर भरोसा नहीं था, आपको लगता था कि ये माहौल खराब करेगा, आपने छोड़ा क्यों? और दूसरे सवाल का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, लगातार मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब आपने आतंकियों का समूल नाश नहीं किया, जब आपने सुरक्षा के पूरे हालात बनाए नहीं, तो आप इन कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए घाटी लाए क्यों? क्यों इन्हें मरने के लिए आपने चारा बनाकर डाल दिया? ये सवाल आम भारतीय पूछ रहा है अभिनव जी। आप जैसा कुशाग्र प्रवक्ता है, विद्वान अधिवक्ता है, आपसे उत्तर की अपेक्षा करते हैं। कुछ गंभीर बात आप बोलेंगे, ना कि केवल एक राजनीतिक लीपापोती करने का काम करेंगे। मैं ड्यूटी बाउंड हूं पूरे देश को इस चीज का जवाब देने के लिए। जी देखिए, डेमोग्राफिक चेंज की बात जो है, ये चाहे एनसी के कुछ लीडर हों चाहे पीडीपी के, जी ये इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं इस टाइम कश्मीर में कि ये सिविल सोसाइटी के दिमाग में ये चीज डाल रहे हैं कि अगर कश्मीरी पंडित मुलाजिम जी और शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉइज जो जम्मू वाले जिन्होंने श्रीनगर में जॉब सिक्योर की है, जी अगर वो कश्मीर में रहे, यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज होगी। जी देखिए, टीवी के पर्दे पे आके कुछ बोलना और सोसाइटी को मिसगाइड करना, ये पीडीपी और एनसी के लीडर्स का काम रहा है। जी ये पूरी तरह से प्रवोक कर रहे हैं लोगों को कि अगर ये कश्मीरी पंडित मुलाजिम और शेड्यूल कास्ट मुलाजिम जो जम्मू डिवीजन से कश्मीर में रिक्रूट होके अपॉइंट हुए हैं, अगर ये यहाँ पे सेटल हो गए, डेमोग्राफिक चेंज होगी। जी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनका भी रोल प्रोव करने की जरूरत है। मैं जी आपको एक एग्जांपल, एक उदाहरण देता हूं। 15 अगस्त 1999 को मैं कश्मीर गया था। जी 15 अगस्त 1999, जी जिस दिन आजादी थी, कश्मीर में कर्फ्यू इंपोज किया था। कश्मीर में कर्फ्यू था। जी जिस होटल में मैं ठहरा था, वहां पे जब राष्ट्रीय गान लगाया गया तो होटल वाले ने टीवी बंद कर दिया गया। जी उसने कहा कि अगर मैं ये राष्ट्रीय गान की आवाज बाहर चली गई तो गोली आएगी। जी मैं लाल चौक, मैं डार साहब को मैं होटल का नाम बताता हूं, होटल कश्मीर इंटरनेशनल, लाल चौक घंटाघर के बिल्कुल साथ। जी लेकिन आज देखिए, लाल चौक घंटाघर में तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन ना पीडीपी और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं को यह सूट कर रहा है, क्योंकि इनको पॉलिटिकली कश्मीर में अनसर्टेनिटी सूट करती है। तो इसलिए ये पूरा रोल प्ले कर रहे हैं ताकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हों और भाई अभिनव टारगेट। शर्मा जी, आपने तो ये बात कहते कहते अपनी राजनीति के 50 साल से भी ज़्यादा समय गुजार दिया इनके संदर्भ में आक्षेप लगाते हुए, लेकिन आप पे तो भरोसा किया ना प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने, कि आप समाधान करेंगे। आपने देश को बताया था कि मजबूत सरकार होगी तो समाधान हो जाएगा। लाल चौक पर तिरंगा पहले भी फहराता रहा है, ऐसा नहीं है कि आज ही फहरा गया है, ऐसा दारिद्र्य नहीं रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके राज्य में भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। आज भी कश्मीर पंडित की पहचान खोजी जा रही है और उसे गोली मारी जा रही है। ये आपकी विफलता का एक जीता जागता नमूना है। कुल मिलाकर मैं बातचीत को मर्म पर ले जाना चाहता हूँ। बातचीत का निष्कर्ष कुल मिलाकर यह है कि सरकार को नए सिरे से कश्मीर के सुरक्षा प्रबंधन पर विचार किए जाने की जरूरत है। केवल पाकिस्तान का नाम लेकर या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के संदर्भ में आक्षेप लगाने से कश्मीरी पंडितों की जान माल की हिफाजत नहीं हो जाएगी। हिफाजत तब होगी जब चप्पे चप्पे से उन हाथों को खोजा जाए जिनके हाथ में हथियार हैं और वो हथियार इस देश के रहने वालों पर ही चलाए जा रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के होते हुए इस कार्य को समय रहते अंजाम दिया जाएगा, ताकि किसी और बेगुनाह की हत्या के बाद में ऐसा कार्यक्रम हमें नहीं करना पड़ेगा। बेहतर होगा आतंकियों को निशाने पर रखा जाए, ना कि इन विरोधी नेताओं को निशाने पर रखा जाए। महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला के संदर्भ में सवाल उठाने से आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कश्मीर के लोग आज भी उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को या महबूबा मुफ्ती को अपना नेता मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि इस कश्मीर में रहने वाले लोग इस देश का ही हिस्सा हैं, तो उनकी राय को भी हमें सम्मान देना चाहिए और उसके तहत इन नेताओं को भी इस देश के हिस्से के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जिसमें सारे नेता एक राय होकर कश्मीर के विकास के संदर्भ में बात करेंगे, ना कि इन हत्याओं के सिलसिले में एक दूसरे को दोषारोपित करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस संजीदा मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कुल मिलाकर इस दर्द को व्यक्त करते हुए कहता है कि अगर कुछ भी जले अपना बड़ी तकलीफ होती है, अगर कुछ भी जले अपना बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा आसान होता है किसी का घर जला देना। नित्यानंद तुषार ने जो ये बात कही थी, ये सबकी समझ में आती है, पर आतंकियों की समझ में नहीं आती। तो आतंकियों को जो बात समझ में आती है, इस देश की हुकूमत से आग्रह है उस भाषा में उन्हें समझाने के संदर्भ में अब इंतजार ना करें। क्या सरकार हमारी इस गुहार को सुन पाएगी? देखते हैं। बहरहाल अब मुझे याद दीजिए, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सादा प्रणाम।